Hello everyone, I'm a Dr. Mohal Banker, interventional radiologist, and today I am going to talk about the new treatment of frozen shoulder that is called frozen shoulder embolization. और ये स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर यूजी ओकुनो। ये जापान में डॉक्टर यूजी ओकुनो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट है और उन्होंने सबसे पहले केस किया था 2014 में, एंड आई लर्न फ्रॉम हिम अबाउट फॉर दिस टेक्निक। सो व्हाट इज अ फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर का हम नाम आप सुनेंगे तो उस पर ही हमको पता चल जाएगा कि जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो फ्रोजन हो जाती है। शोल्डर जॉइंट अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता है। एंड देर आर थ्री मेन मूवमेंट्स विच वी हैव टू इवेल्युएटेड, एंड वो मैं आपको बताता हूँ। एंड इट्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एडेसिव कैप्सुलाइटिस। और दो टाइप के फ्रोजन शोल्डर होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, कि उसके अंदर हमको पेशेंट के अंदर ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं देखी जाती है। और सेकंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर, जिसके अंदर पेशेंट कोई भी तरह का ट्रॉमा की हिस्ट्री देता है, कहीं पे गिरा होता है, जिम में एक्सरसाइज किया होता है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री शोल्डर जॉइंट पे मिलती है। और फ्रोजन शोल्डर के तीन स्टेजेस हैं। वन इज अ फ्रीजिंग स्टेज, second one is a frozen stage, and third one is a thawing stage. फ्रीजिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्ट रहती है, बट साथ में उनको पेन भी बहुत रहता है। उसके बाद का जो स्टेज है फ्रोजन स्टेज, दैट इज द स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट, मतलब जॉइंट की मूवमेंट नहीं रहती है बट उसको पेन काफ़ी कम हो जाता है। जो फर्स्ट स्टेज में से जो सेकंड स्टेज में जाता है तब उसकी जॉइंट की मूवमेंट इज अफेक्टेड, बट उनको जो पेन है वो काफ़ी कम हो जाता है। और थर्ड स्टेज इज कॉल्ड द थ्रोइंग स्टेज और द रिकवरी स्टेज, जिसके अंदर ग्रेजुअली पेशेंट अपनी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट रीगेन करता है। टिपिकली ऑल दिस थ्री स्टेज लास्ट फ्रॉम 3 months to 7-8 years। कभी कभार तो इतना सारा समय जाने के बाद भी पेशेंट्स की जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो पहले जैसी नॉर्मल नहीं होती है। मोर और लेस दिस फ्रोजन शोल्डर इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। उसके लिए ज़्यादा कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शोल्डर जॉइंट की क्या क्या मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड है उस पर से हम डायग्नोस करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे या एमआरआई करवाते हैं उसके लिए करवाते हैं कि अंदर अंडरलाइन कोई बोन में फ्रैक्चर है कि नहीं है, कोई लिगामेंट्स में रप्चर है कि नहीं है, उसके लिए हम करवाते हैं। अदरवाइज थ्री मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज द फ्रोजन शोल्डर। लेट्स सी ऑन इट। So these are the three movements. One is called medical terminology. It's called internal rotation, external rotation, and abduction. Let's have a look on each movement individually. So ये इंटरनल रोटेशन की मूवमेंट है, जिसके अंदर हम पेशेंट को कहते हैं कि आपका जो हाथ है पीछे बैक पॉकेट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम patient is not able to put his hand into the back pocket. सेकेंड वन इज कॉल एक्सटर्नल रोटेशन, मतलब पेशेंट को पूछते हैं कि आप अपने हाथ से वो मतलब कंघी से अपना हेयर्स को आप बाल को सरखा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते मतलब एक्सटर्नल रोटेशन इज अफेक्टेड। एंड थर्ड मूवमेंट इज कॉल एबडक्शन, मतलब हाथ को ऊपर करना। ज़्यादातर हमारी जो रेंज ऑफ मूवमेंट 170 डिग्री तक रहती है, बट फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के अंदर ये 30 to 50 डिग्री के अंदर सिमट जाती है। सो with these three movement we define the ये frozen shoulder के patients है। now what are the option for treatment? for conservative treatment मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर ये अपना फिजियोथेरेपी आता है, लोकली स्टीरॉइड्स इंजेक्ट करने का या तो फिर ओरली स्टीरॉइड लेने का आता है। देर आर मैनी नर्व ब्लॉक्स विच आर यूजफुल फॉर रिलीविंग द पेन। उसमें सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपी इज इफेक्टिव। मेनी टाइम्स फिजियोथेरेपी को भी पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनका पेन रहता ही रहता है। ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर उनका देर आर टू ऑप्शंस, वन इज मैनिपुलेशन अंडर द एनेस्थेसिया एंड सेकंड वन इज द आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिपेयर। मगर कैप्सूल इतनी भी हार्ड हो जाती है कि मेरी मोस्ट ऑफ द सर्जिकल ट्रीटमेंट रिजल्ट्स आर वेरी डाउटफुल। So there is a huge gap between the non-operative treatment and the operative treatment. So what is other option? कुछ तो करना पड़ेगा पेशेंट को। तो
पेशेंट को तो काफ़ी पेन है, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड है, वो अपनी लाइफ ठीक तरह से नहीं जी पा रहा है, क्वालिटी लाइफ इज ऑल्सो इम्पेयर्ड. सो विच आर द अदर ऑप्शन? सो that thanks to Dr. Yuji Okuno, he has shown this technique that is called frozen shoulder embolization. डॉक्टर यूजी ओकुनो ने पहला पेपर पब्लिश किया 2014 में, एंड ही हैज शोन दैट विद दिस फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन काफ़ी मात्रा में पेन कम हो जाता है और रेंज ऑफ मूवमेंट है वो अर्ली रीगेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर के डिफरेंट स्टेजेस में होता क्या है. तो सबसे पहला स्टेज है फ्रीजिंग. फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हाइपर वास्कुलरिटी डेवलप होती है टू रिलीज द इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो साइटोकाइंस कहते हैं. आपने देखा होगा कि कभी हमको मच्छर भी काटता है तो वहाँ पे थोड़ी रेड कलर की फुल्ली जैसा हो जाता है. सो वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ गया है और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो बहुत ही ज़रूरी है साइटोकाइंस वो वहाँ पे रिलीज करने के लिए हाइपर वास्कुलरिटी बढ़ जाती है. वास्कुलरिटी मीन्स ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है. तो सेम थिंग हैपन इन फ्रोजन शोल्डर कि नई वेसल्स फॉर्म होती है, वहाँ से खून वहाँ पे ज़्यादा पहुँचता है और साइटोकाइंस रिलीज करता है. अनफॉर्चुनेटली एक्यूट इन्फ्लेमेशन थोड़े दिन के बाद वहाँ पे बंद होना चाहिए, बट वो बंद नहीं होता है एंड इट टर्न्स इनटू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड दैट्स वाई पेन स्टार्टेड एंड दैट्स वाई द रेंज ऑफ मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड. नाउ सेकंड स्टेज में क्या होगा कि जो लिगामेंट की कैप्सूल्स है और लिगामेंट और कैप्सूल्स है उसको उस नॉर्मल टिश्यू रिप्लेस बाय द फाइब्रोटिक टिश्यू, उसके हिसाब से रेंज ऑफ मूवमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट होगा. इसमें पेन थोड़ा कम हो जाता है. और थर्ड फेज में क्या होता है कि जो फाइब्रोटिक टिश्यू है उसको ब्रेकडाउन जो होना शुरू होता है. सो अगेन रेंज ऑफ मूवमेंट हम रीगेन करते हैं, बट मैनी टाइम्स ऑल दिस थ्री स्टेजेस लास्ट फॉर मैनी ईयर्स. अभी इसके हिसाब से देखेंगे तो फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन कहाँ पे काम करता है. तो आप तीन स्टेज में देखा तो बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. सो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हम बंद कर सकते हैं तो ये आगे डिजीज को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. नाउ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स साइटोकाइंस हैं उसको वहाँ पे रिलीज करना रोकना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वेसल्स है, जो खून की छोटी छोटी नलियाँ जिसको माइक्रो वेसल्स कहते हैं, बाल से भी बहुत छोटी होती है, उसको हम टारगेट करके उसमें छोटा सा एक एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स डालते हैं तो वहाँ की जो छोटी नलियाँ हैं वो ब्लॉक हो जाएगी और वहाँ से साइटोकाइंस रिलीज नहीं होगा. एंड दैट्स वाई एक बार साइटोकाइंस रिलीज बंद हो जाएगा तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बंद हो जाएगी और उसके बाद ये डिजीज को आगे बढ़ने से हम रोक पाएंगे. So this is how a frozen shoulder embolization works. Now let's have a look practically on case. ये जो हम एंजियो जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही शोल्डर जॉइंट की एंजियोग्राफी है. यहाँ पे देख रहे हैं कि काला कलर का धब्बा दिख रहा है. हम उसको वास्कुलर ब्लश कहते हैं कि दिस इज द साइट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. यहाँ से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं. वहाँ पे हम सिलेक्टिवली ये जो वेसल्स इसको ब्लड सप्लाई करती हैं वहाँ पे जाके वहाँ पे एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं. उसके बाद ये सारी वेसल्स ब्लॉक हो जाती है. आप यहाँ पे पोस्ट प्रोसीजर में देखेंगे तो ये वेसल्स का एरिया चला गया है और साइटोकाइंस की रिलीज यहाँ पे रुक गई है एंड दैट्स वाई पेशेंट स्टार्टिंग इम्प्रूविंग. कितना इम्प्रूव होता है देखते हैं हम. सो नाउ इन दिस पेशेंट उनके पहले देखेंगे तो एक्चुअली जो इंटरनल रोटेशन में जो उनका हाथ है वो करीबन T10 थोरेसिक 10 वर्टेब्रा तक जाना चाहिए था बट नीचे ही जा पाता था. इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर L2 तक जाने लगा है और 6 मंथ्स आफ्टर उनकी जो नॉर्मल शोल्डर जॉइंट मूवमेंट इंटरनल रोटेशन वो नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गई है. सिमिलरली इन एबडक्शन ऑल्सो पहले 60 डिग्री तक जाता था, इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर 80 डिग्री तक चला गया और 6 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट एबडक्शन की इस्टेब्लिश हो गई है. इन अनदर केस इज अ 49 ईयर्स ओल्ड वुमेन. उसको 13 मंथ से फ्रोजन शोल्डर से तकलीफ थी. उनको 3 जगह पे ये वास्कुलर ब्लश देखने को मिला. एक ह्यूमरल के साइड, एक एक्सिलरी प्रोसेस के साइड और एक इंटरट्रोकेटरिक रीजन के पास. ये वास्कुलर ब्लश के अंदर हमने एम्बोलाइजिंग पार्टिकल डाल के उसको एम्बोलाइज किया. उसके बाद का रिजल्ट देखते हैं तो उनका जो हाथ ऊपर करने का मूवमेंट था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था बट इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर शी इज एबल टू लिफ्ट हर हैंड एंड एक्सटर्नल रोटेशन भी काफ़ी अच्छा आ गया, इंटरनल रोटेशन भी काफ़ी इंप्रूव हो गया. सो दिस हाउ फ्रोजन शोल्डर एम्बोलाइजेशन वर्क्स वंडरफुली.
नॉर्मली जब एंजियोग्राफी करते हैं तो शोल्डर जॉइंट के पास ऐसी छोटी छोटी खून की नलियाँ रहती हैं, बट जब फ्रोजन शोल्डर में करते हैं तो नलियों के पास ऐसा काला कलर का धब्बा पाया जाता है, जिसको हम जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी साइट्स है, और वहाँ पे काले धब्बे के पास हम जाके जो नली से वो निकलता है वहाँ पे जाके हम उसको एम्बोलाइज करते हैं तो वो चला जाता है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ये एब्नॉर्मल वेसल्स को एम्बोलाइज करते हैं तो पेन कैसे चला जाता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उसके लिए दो चीज़ें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काम करती है कि एक तो साइटोकाइंस रिलीज वहाँ पे रुक जाती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। और सेकंड थिंग, ये जो भी नई वेसल्स बनती है उसके साथ में नर्व्स का भी ग्रोथ होता ही है, और ये जो आर्टरी और नर्व्स साथ में एकम्पनिंग होते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हिस्टोपैथोलॉजी के स्लाइड में देखेंगे तो आर्टरी और नर्व्स और वेन, ये तीनों तीन साथ में देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों तीन साथ में ही ग्रो होते हैं। तो जब आर्टरी को बंद करते हैं तो उसका जो स्टिमुलेशन करीब ये साइड के सेंसरी नर्व्स में होता है वो चला जाता है, और ज़्यादातर आर्टरी जब बंद होती है तो साइड में की जो नर्व्स है उसका भी एंड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसीलिए पेन सिग्नल का वहाँ से आगे जाना बंद हो जाता है। दैट्स वाई पेशेंट्स पेन इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। And these are the different studies and different research paper published into the journals, which also confirm our finding that arteries and nerves are going together, and if we treat these arteries, if we do the embolization, then nerve ending also destroyed. So overall, in the frozen shoulder embolization, pain is significantly reduced. Resting pain, that is a night pain, is completely disappears. Range of movement improves significantly, and time of recovery of the shoulder joint movement is almost half. So in conclusion, frozen shoulder embolization is वो नॉन सर्जिकल मेथड है, काफ़ी इफेक्टिव है। कोई एक सिंगल पंचर से करते हैं, कोई उसमें कट सर्जरी नहीं आता है। इस डे केयर प्रोसीजर, सुबह में आओ और कुछ ही घंटों में आप वापस जा पाते हैं। उससे पेन तो रिड्यूस होता ही है, बट जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो भी काफ़ी फास्टर रिगेन कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये रूट कॉज एलिमिनेट करता है। कोई भी रोग को उसको निकालने के लिए उसका जो मेन कारण है वो निकालना बहुत ही ज़रूरी है। सो हियर द मेन रीज़न इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, और वो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ही वो स्टॉप कर देता है, सो वो आगे बढ़ने से रुक जाता है और रूट कॉज एलिमिनेट होता है। एंड देर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। उस सबसे पहले स्टेज के अंदर ही जब पेन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, और अभी कैप्सूल को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है फाइब्रोसिस का, तभी हम जब अगर ये ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।